नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में। दोस्तों, आज आप सभी को पता है और आप सभी बहुत परेशान, साथ में मैं भी परेशान। कारण कि हमारा जो एग्ज़ाम ट्रिकी चैनल था उसको पता नहीं किन कारणोंवश YouTube के द्वारा रिमूव कर दिया गया है और उसके लिए दोस्तों आप YouTube को मेल भी कर दिया गया है। बहुत जल्द अपना चैनल लौटेगा और एग्ज़ाम ट्रिकी पर हम फिर से बात करेंगे। तब तक जब तक एग्ज़ाम ट्रिकी नहीं आ रहा है आपका चैनल, भैया एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 से सभी लोग जुड़ जाइएगा और प्लीज़ अपने सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो नहीं अपलोड करूंगा, फिर मैंने सोचा जब आप लोग इतने तत्पर हैं हमारे लिए तो क्यों ना वीडियो अपलोड हो। रुकने का नाम ज़िंदगी नहीं है, चलते रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। इसी आशा के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं और आज का आपका सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर 5th आपका जो करिकुलम डेवलपमेंट है, डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जो कि कल आपका पेपर होने वाला है। इसका आज हम लोग पूरा का पूरा कह सकते हैं कि जो आपका सिलेबस है उस पर हम बात करेंगे। क्या कुछ करिकुलम के बारे में यहाँ पर कहा गया, यानी कि पाठ्यचर्या के बारे में क्या कहा गया या पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा गया, क्या उसकी परिभाषा थी, क्या उसका दृष्टिकोण, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, भैया अगर आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है तो एक बार उन सभी साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, आज मेरे साथ आप लोगों की भी परीक्षा है और आप लोगों को सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर देना है। जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ रोज जुड़ते थे उससे आज 10% स्टूडेंट ज़्यादा जुड़े तो हमारी मेहनत सफल होगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं पाठ्यक्रम की। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं परेशान करूंगा, इस सेशन में आपसे बिल्कुल कुछ नहीं करने वाला, केवल और केवल आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही यहां पर बात होगी। पाठ्यक्रम क्या है या करिकुलम क्या है, आप सभी ने पढ़ा। जब भी हम बात करते हैं तो कहते हैं करिकुलम, जो कि हमारी लैटिन भाषा का शब्द कहोगे भैया क्यूरस, इससे बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है, कहोगे भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका, दौड़ का मैदान। क्या होता है? दौड़ का मैदान। जिसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। अर्थात पाठ्यक्रम वह है जिससे व्यक्ति को अपने स्थान पर पहुंचने के लिए रास्ता पार करना होता है। जैसे विद्यालय का मुख्य कार्य क्या होता है? बालकों को शिक्षा प्रदान करना। विद्यालय का मुख्य कार्य क्या होता है? बालकों को शिक्षा प्रदान करना। और उस शिक्षा को पूर्ण करने के लिए हम जिन भी क्रियाकलापों को बच्चों को कराते हैं तो वो हमारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, यानी कि करिकुलम के अंतर्गत आता है। एक निश्चित समयावधि, निश्चित लक्ष्य को हम सामने रखते हैं और बच्चों का पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सकें, उन्हें भविष्य में कोई लाभ मिल सके और वो नए अनुभव की ओर प्रेरित हो सकें। परिभाषा की अगर बात कर लें तो दो परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। पहली परिभाषा फ्रॉबेल जी के अनुसार पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान तथा अनुभव के प्रतिरूप होना चाहिए। फ्रॉबेल जी ने क्या कहा? पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान तथा अनुभव के प्रतिरूप होना चाहिए। यह फ्रॉबेल जी की परिभाषा थी। इसके बाद में अगर हम बात कर लें प्रोफेसर कलिंघम के अनुसार तो इन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में क्या बताया? पाठ्यक्रम काश्तकार किसको बताया? शिक्षक को, के हाथ का वह औजार है जिससे वह अपनी सामग्री, भैया सामग्री विद्यालय में कौन पढ़ने जाएगा? आपका विद्यार्थी।
जिससे वह अपनी सामग्री को अपनी प्रयोगशाला में और अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। यह आपकी पाठ्यक्रम की परिभाषा हुई। पाठ्यक्रम को कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे विद्वानों ने पाठ्यक्रम को क्या कहा? हार्ट ऑफ एजुकेशन। हार्ट ऑफ एजुकेशन, हार्ट ऑफ एजुकेशन कहा। ठीक है, तो ये जो आपका पाठ्यक्रम है, इसके अंतर्गत आखिरकार ये पाठ्यक्रम क्यों बनाया जाता है? जिससे कि बच्चा अपनी व्यक्तिगत पूर्णता को प्राप्त कर सके, जो भी उसकी सामाजिक क्षमता है उसका विकास हो सके और व्यावसायिक कुशलता को बच्चा प्राप्त कर सके, बच्चों में नए गुणों का विकास हो सके, विभिन्न तरीकों का निर्माण हो सके, विभिन्न तकनीकों का निर्माण हो सके। और हम कह सकते हैं कि जो भी बच्चा हो उसमें नए कौशल, उनकी रोजमर्रा के लिए जो भी क्रियाकलाप, उनमें हम बच्चों को आत्मनिर्भर बना सकें। इसके लिए मुख्य पाठ्यक्रम के 3 घटक, एक आपका शिक्षक, दूसरा आपका विद्यार्थी और तीसरा आपका अभिभावक। उसके अंतर्गत उद्देश्य होने चाहिए, पाठ्य वस्तुएं होनी चाहिए, शिक्षण विधियां होनी चाहिए और अंत में आपका मूल्यांकन भी होना चाहिए। तो ये आपका पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका पाठ्यक्रम क्या है। ऐसे हम अगर बात कर लें पाठ्यक्रम की परिभाषा, एक और इंपॉर्टेंट है जो कि मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूं और एक और परिभाषा लिख लीजिएगा पाठ्यक्रम की। वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं थी, मैंने आपको 2 परिभाषाएं बताई और तीसरी भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि भैया है आपकी माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाकलाप आते हैं जो बालकों को कक्षा से बाहर तथा भीतर प्राप्त होते हैं। यह था आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार परिभाषा। 2 परिभाषाएं मैंने आपको बताई, इंपॉर्टेंट है। आप उन 2 परिभाषाओं को अगर याद कर लेंगे, एक फ्रोवेल के अनुसार और दूसरी आपकी जो आपकी कलिंघम के अनुसार मैंने बताई थी, दोनों इंपॉर्टेंट आपकी परिभाषा थी। आप उन दोनों को याद कर लीजिएगा और बहुत सरल है। सबसे अगर सरल तो कलिंघम, इन्होंने क्या कहा? पाठ्यक्रम काश्तकार के हाथ का वह औजार है जिससे वह अपनी सामग्री को अपनी प्रयोगशाला में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं भी परिभाषा है आप इसको लिखेंगे तो अच्छे अंक आपको मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लें विशेषताओं की, इसके बाद में हम सिद्धांतों की भी बात करेंगे। विशेषताएं क्या होती हैं पाठ्यक्रम की? पाठ्यक्रम लगातार विकसित किया जाता है और जो भी इसके वर्तमान स्तर हैं वो कैसे प्रभावी बनाए जाएं, निरंतर चीजों का मूल्यांकन, जो भी चीजें बच्चे के लिए जरूरी हैं वो चीजें बच्चों को प्रोवाइड कराई जाएं और शैक्षिक गतिविधियां और उनका अनुकूलन भी किया जाना चाहिए। भाई कोई भी पाठ्यक्रम बनाया जाएगा उसका अनुकूलन भी बहुत जरूरी है। जब तक नई चीजों का समावेशन नहीं किया जाएगा तब तक बच्चे को हम नया नहीं सिखा सकते। इसीलिए नई चीजों का समावेशन भी बहुत जरूरी है। बच्चों की जरूरतों के अनुसार उनको संसाधन भी उपलब्ध कराना जरूरी है। जो भी बच्चा कल्पना कर रहा है आगे बढ़ने की, उसके अनुसार बच्चे को सिखाना भी बहुत जरूरी है। और ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जिससे कि बच्चा थके ना, यानी कि जब उसको पढ़ाया जाए, चीजों को सिखाया जाए तो वो उबाऊ ना महसूस करे। तो ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया पाठ्यक्रम के सिद्धांतों की। अगर हम सिद्धांत की बात कर लें तो लगभग आपके 11 सिद्धांत आपको यहां पर देखने को मिलेंगे पाठ्यक्रम के।
पाठ्यक्रम के सिद्धांत आपको कितने देखने को मिलेंगे? 11 देखने को मिलेंगे। पहला सिद्धांत है बच्चों को लक्ष्य की ओर, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लक्ष्य की ओर निर्देशित। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लक्ष्य की ओर निर्देशित करने वाला। यानी कि पाठ्यक्रम जो भी बच्चे हैं उनका विकास कैसे हो रहा है, किन क्षेत्रों में उनको सूचनाएं प्रदान की जाएंगी और क्या लक्ष्य हैं, उनका व्यवहार क्या है और कैसे हम उन बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे सिखा सकते हैं और कैसे हम कौशलों को केंद्रित कर सकते हैं। तो लक्ष्य की ओर निर्देशित होने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है भैया उनकी आयु के अनुसार, यानी कि एज के अकॉर्डिंग, आयु के अनुसार। आयु के अनुसार क्या होगा? देखिए, कोई बच्चा छोटा होता है तो उस, मान लीजिए कोई बच्चा 3 से 6 वर्ष का है, तो हम जो भी पाठ्यक्रम बनाएंगे 3 से 6 वर्ष के अनुसार बनाएंगे। ये नहीं है कि हम बच्चे को 3 से 6 साल का बच्चा है और उसको हम कक्षा 10 की पुस्तकें पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चा केजी का है तो हम उसको केजी की ही चीज़ें पढ़ाएंगे। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। तीसरा क्या है? बच्चा लक्ष्य के अनुसार, स्तर के अनुसार। क्या है? स्तर के अनुसार। अब स्तर के अनुसार में कोई बच्चा भैया मानसिक मंदित है, कोई बच्चा सामान्य बच्चा है, कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, कोई बच्चा श्रवण बाधित है। तो ये जो बच्चे हैं आपके, इनके अकॉर्डिंग इनका स्तर क्या है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, जिससे कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और उनको नए नए अवसर, कौशलों को सीखने के नए नए अवसर प्राप्त हो सकें। चौथा आपका है पाठ्यक्रम आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। जो भी कमियां हैं बच्चों में, जो भी जरूरतें हैं बच्चों की, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सामाजिक, इन सभी के अनुसार जो भी उनकी कमियां हैं उनको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सृजनात्मकता। सृजनात्मकता यानी कि बच्चा नई नई चीजों का सृजन करे, यानी कि नई नई चीजों को बनाए, नए नए अपनी जो कल्पना है उसको नई कल्पना की ओर विकसित करे, उसका मार्गदर्शन करे। तो ऐसा होना चाहिए पाठ्यक्रम। और साथ ही साथ नेक्स्ट आपकी हेडिंग है नई चीजों का समावेशन। नई चीजों के समावेशन में जो भी सामग्री, विषय वस्तु, नई तकनीकियां, कैसे बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाना है, कैसे बच्चे को जागरूक बनाना है, ये चीजें होनी चाहिए आपके पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम का विस्तृत होना, चाहे वो शैक्षणिक रूप में हो, चाहे वो गैर शैक्षणिक रूप में हो, पाठ्यक्रम को विस्तृत बनाना चाहिए। और इसी के साथ में पाठ्यक्रम को समय के अनुसार बनाना चाहिए। समयानुसार यानी कि समय के अनुसार एक समय निर्धारित होना चाहिए, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का या 3 वर्ष का, तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पाठ्यक्रम बना दिया और उसी पाठ्यक्रम को हम जिंदगी भर बच्चे को पढ़ाते रहे। हमको समय के अनुसार पाठ्यक्रम को पढ़ाना पड़ेगा। जो भी हम समय निर्धारित करेंगे कि इतने समय में जो ये कार्य होगा तो कितना होगा, तो इन चीज़ों को भी हम निर्धारित करेंगे पाठ्यक्रम बनाने में। पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन जिससे कि सभी बच्चे अपनी आवश्यकताओं, अपनी रुचियों, अपनी क्षमताओं के अनुसार सीख सकें। पाठ्यक्रम कठोर नहीं बनाना चाहिए, लचीला बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे सीख सकें। नेक्स्ट है आपका पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा? बाल केंद्रित, यानी कि बच्चा जो सीखना चाहता है, बच्चा जो करना चाहता है, बच्चा जैसे करना चाहता है, जो भी क्रियाएं बच्चा सीखना चाहता है, पाठ्यक्रम वैसा बनाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्रिया पर केंद्रित। नई नई चीजों का समावेशन और कैसा? पाठ्यक्रम क्रिया पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? क्रिया पर केंद्रित होना चाहिए। और निरंतर चीजों का बदलाव होना बहुत जरूरी है, यानी कि पाठ्यक्रम अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? जिससे कि बच्चा आगे बढ़ सके, यानी कि अपने दैनिक जीवन में जो भी उसको लक्ष्य चाहिए,
बच्चा वहां तक जा सके, अपने लक्ष्य के अनुसार चीजों को कर सके और पाठ्य सामग्री को आगे बढ़ा सके। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए। अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की प्रकारों की, किसकी बात करें? पाठ्यक्रम के प्रकार की। भैया इंपॉर्टेंट है, पाठ्यक्रम के प्रकार क्या होते हैं? तो पाठ्यक्रम के प्रकारों में विकास पर केंद्रित कार्यक्रम, यानी कि विकासात्मक पाठ्यक्रम जिसको हम लोग बोलते हैं, डेवलपमेंटल करिकुलम। 3 प्रकारों में मैं बांटूंगा इसको, 1, 2 और 3। पहला आपका विकास पर केंद्रित कार्यक्रम, जिसमें बच्चे का आयु, रुचि, दृष्टिकोण, इन चीजों को शामिल किया जाएगा और इन चीजों को ध्यान रख करके पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर जो भी शारीरिक या मानसिक विकास से संबंधित चीजें हैं, मानसिक विकास से संबंधित पहलू हैं, इनको आगे बढ़ाया जाएगा। उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य ये होगा कि ऐसे कौशलों को नहीं सिखाया जाएगा जिससे कि ऐसे कौशलों को हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं सिखाएंगे जिससे बच्चा उनको सीखने में दिक्कत का सामना कर रहा है, बल्कि हम ऐसे कौशलों को सिखाएंगे जिससे बच्चा अच्छे से सीख सके और आगे बढ़ सके दूसरे कौशल को सीखने के लिए। नेक्स्ट आपका इसी में हेडिंग आपकी रहेगी विषय वस्तु। अब भाई चीज़ों को सिखा रहे हैं तो विषय वस्तु भी उसके अनुभव के आधार पर होनी चाहिए, उसके क्रियाकलाप के आधार पर होनी चाहिए। सीखने के लिए हम बच्चे को प्रतिबंध लगाएंगे, बच्चे को ऐसी विधियों का प्रयोग करेंगे जिससे कि उनको जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको हम आगे बढ़ा सकें। दूसरा कैसा? वातावरण पर केंद्रित। वातावरण पर केंद्रित कैसा? वातावरण पर केंद्रित पाठ्यक्रम। तो भैया वातावरण पर केंद्रित कैसा पाठ्यक्रम होता है? भैया देखिए, पाठ्यक्रम बनाते समय चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो परिवेश हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे आपका पास पड़ोस हो, इनको सभी को ध्यान में रखना है हमको। ऐसा नहीं है कि हम रह रहे हैं यहाँ पर यानी कि उत्तर प्रदेश में, या हम रह रहे हैं राजस्थान में, या हम रह रहे हैं दिल्ली में, लेकिन हम बच्चे को उसकी बिना संस्कृति के अनुसार, उसके बिना परिवेश के जाने हुए उसको हम चीज़ों को सिखा रहे हैं। तो ऐसा भी पाठ्यक्रम नहीं बनाना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जो उसके शहर से, उसकी ग्रामीण से, उसकी सामाजिक से, उसके देश से जुड़ा हुआ हो, उसकी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, जो उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको व्यवसाय करने के लिए, उसको समाज में रहने के लिए, व्यक्तिगत चीजों को करने के लिए जरूरी होता है। ऐसा पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कार्य पर केंद्रित। कार्य पर केंद्रित, जो भी बच्चे के दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं उस पर आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिससे कि बच्चा दैनिक जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके, बच्चे का विकास हो सके। और ऐसा प्रशिक्षण देना चाहिए, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, चाहे वो बौद्धिक अक्षम बच्चा हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, हमको ऐसा उसको परिवेश देना चाहिए जिससे कि वो बेहतर ढंग से कुशलता पूर्वक सीख सके और अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आपका पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण, चाहे वो बाल केंद्रित हो, चाहे वो क्रिया केंद्रित हो, और चाहे बच्चे के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित हो। ठीक है, बाल केंद्रित में मैंने आपको बताया, हम थोड़ा हेडिंग डाल देते हैं, पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण। दृष्टिकोण सीधे डाल दें, पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण, जिसमें बच्चे पर केंद्रित पाठ्यक्रम। बच्चे पर केंद्रित पाठ्यक्रम, सुनिएगा भैया और अच्छे से सुनिएगा। केवल जो शब्द मैं आपको बोल रहा हूं उन शब्दों को सुनिएगा। अगर आपने साल भर बहुत पढ़ाई की है, अगर आपने इन शब्दों को सुन लिया, आपकी नींव और मजबूत हो जाएगी और आप अच्छे से चीजों को लिख सकेंगे। तो पाठ्यक्रम, बच्चे पर केंद्रित पाठ्यक्रम।
भैया बच्चे पर केंद्रित यानी कि बच्चे की जो जिज्ञासा है, बच्चे की जो रुचि है, ठीक है, बच्चे की जो क्षमता है, बच्चे की जो आयु है, बच्चे की जो बुद्धि है, इस पर ध्यान देकर के हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। बच्चे के वातावरण पर ध्यान देंगे हम। बच्चा क्या सीखना चाहता है, किन क्रियाओं को करना चाहता है, कहाँ से बच्चे को बौद्धिक शैक्षिक जो निर्देशन है वो प्राप्त हो रहे हैं, इस पर हम चीज़ों को ध्यान देंगे। ठीक है, बच्चों की रुचि, योग्यता, अभिवृत्ति, इन चीज़ों को हम ध्यान देंगे। इन चीज़ों के लिए सामग्री, भैया मॉडल पेपर भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं, हम चित्र भी बच्चों को दिखा सकते हैं। तो इन चीज़ों पर हम बच्चों को ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें क्रिया पर केंद्रित, क्या बताया, क्रिया पर केंद्रित। तो भैया क्रिया पर केंद्रित पाठ्यक्रम, बच्चा शैशवावस्था में है, शैशवावस्था से जाएगा बच्चा बाल्यावस्था में, यानी कि बच्चा अभी छोटा है, या हम कह सकते हैं बच्चा प्री प्राइमरी में है, फिर बच्चा जाएगा प्राइमरी में। तो हम ऐसा पाठ्यक्रम बनाएंगे जिसमें क्रियाएं शामिल हों, बच्चा करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखे। बच्चा जो भी उसके क्रियाकलाप हैं, चाहे वो माध्यमिक स्तर के हों, चाहे वो प्राथमिक स्तर के हों, चाहे वो प्री प्राइमरी स्तर के हों, पूर्व प्राथमिक स्तर के, इन सभी को बच्चा करके सीखे और सृजनात्मक कौशल के बच्चे का विकास हो। बच्चा स्वयं से करके चीज़ों को सीखे और उनसे बच्चे को पुनर्बलन मिले, लगातार अभ्यास बहुत जरूरी। तो इन सभी चीज़ों को बच्चे को करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप सभी को पता है कि हम बच्चे को टास्क एनालिसिस से सिखाते हैं, बच्चे को चेनिंग, मॉडलिंग, शेपिंग, रीइंफोर्समेंट देते हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे के लिए हम चित्रों का प्रयोग करेंगे, वास्तविक चीज़ों का प्रयोग करेंगे। ये आपका क्रिया पर केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सर्वांगीण विकास। भैया जब भी सर्वांगीण विकास की बात आए, आप कहोगे बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, बच्चे का बौद्धिक विकास, बच्चे का चारित्रिक विकास, बच्चे का संवेगात्मक विकास, बच्चे का नैतिक विकास, ये सभी चीजें जो हैं ये बच्चे के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आती हैं। और ऐसा हमको पाठ्यक्रम बनाना है, ऐसा हमको पाठ्यक्रम तैयार करना है जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चा अपनी अभिवृत्तियों की कुशलताओं को प्राप्त करे, सामाजिक जीवन में, चाहे वो आर्थिक जीवन में हो, चाहे वो व्यावसायिक जीवन में हो, ताकि बच्चे का जो समाज है उसके प्रति जो उत्तरदायित्व है उसमें बच्चा आगे बढ़ सके और बच्चे का विकास हो सके। उसके लिए हमको सामग्री, वही सामग्री, चाहे हम चित्र का प्रयोग करें, चाहे वास्तविक चीजों का हम प्रयोग करें, चाहे हम प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करें, चाहे हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करें, चाहे हम भ्रमण विधियों का प्रयोग करें, और बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना उनके जीवन यापन के लिए। इतना हमको लग नहीं रहा कि किसी को नहीं समझ में आया होगा, सभी को दोस्तों समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को सभी मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, कारण आप सभी को पता है कि एग्जाम ट्रिकी चैनल अपना जो है यूट्यूब ने किन्हीं कारणोंवश, पता नहीं क्या कारण है, मुझे केवल एक मेल ही मिला जिसमें लिखा था कि आपका चैनल रिमूव कर दिया गया है। दोस्तों बहुत दिल से दुख हुआ कि यार इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद में हमारे परिवार में 31,000 लोग जुड़े और हमारा परिवार ऐसे बिखर गया, पता ही नहीं चला कि कब चैनल चला गया, जबकि अपनी कोई गलती भी नहीं, कोई ऐसी वीडियोस भी नहीं अपलोड की जाती हैं जो उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हों। फिर भी दोस्तों ये मान के चलिए कि चैनल अपना बहुत जल्द वापस आएगा और बहुत जल्द हम लोग उस चैनल पर भी आपसे बात करेंगे। तब तक सभी मित्रों तक, सभी जितने भी ग्रुप हैं, एक बार वीडियो को भैया ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपका साथ बना रहेगा तभी तक आप लोगों को चीज़ें मिलती रहेंगी। अगर आपका साथ ही नहीं रहेगा तो चीज़ें डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप लोग समझदार हैं, भावी शिक्षक, वो भी विशेष बच्चों के, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के। तो अगर विशेष चीज़ें आपके पास हैं तो आप दोस्तों बस बने रहिएगा। जितना हमारे पास मेहनत है, जितना खून पसीना बहाना है, सब बहाएंगे
और आप तक वीडियो जरूर पहुंचाएंगे। इसी की आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आपका एक फुल फॉर्म की। भैया फुल फॉर्म की पीडीएफ आपको अगर लेनी है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ अपलोड कर दी गई है और सेकंड नंबर की जो पीडीएफ है उसको देखिएगा। उसमें आपको यहाँ की फुल फॉर्म दोनों आपने पढ़ ही ली होगी। अगर दोनों आप देख लेते हैं सबसे अच्छी बात है, लेकिन सेकंड नंबर की अगर आप देख रहे हैं तो उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, यूडीएल आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और यूडीएल की फुल फॉर्म जो है वो कमेंट कीजिए। इसके बाद में हम बात करते हैं भैया आपके जो भी मॉडल्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो मॉडल हो आपका घर आधारित, चाहे वो मॉडल हो आपका केंद्र आधारित, ठीक है, चाहे वो मॉडल हो आपका बहुविषयक, ठीक है, ये मॉडल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नाम है घर आधारित मॉडल। क्या है? घर आधारित मॉडल। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भैया घर आधारित मॉडल क्या है। केवल और केवल ये नहीं है कि शिक्षक जाए और घर पर ही पढ़ा करके आए बच्चे को, ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता है। घर आधारित मॉडल में व्यावसायिक तौर पर बच्चे को प्रशिक्षण दिया जाए गृह आधारित मॉडल के अनुसार, चाहे उसमें उसके माता पिता हो, उसके भाई बहन हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई शिक्षक ही जाए बच्चे को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के लिए, उसको सिखाने के लिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके माता पिता, उसके घर के अन्य सदस्य, उसके भाई बहन जो भी ये हैं, ये सभी परिवार में बच्चों को सिखा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी दिव्यांगता हो, अगर जो बच्चे हैं किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उनको उनके घर पर ही रह करके जो भी शिक्षा दी जाएगी वो आपकी गृह आधारित मॉडल के अंतर्गत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका केंद्र आधारित मॉडल। अगर हम बात कर लें यहां पर पोर्टाज मॉडल जो आपका होता है, पोर्टाज मॉडल जो आपका होता है ये आपका घर आधारित मॉडल होता है, गृह आधारित मॉडल होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लें आपका, यहां पर थोड़ा बात कर लेते हैं हम बहुविषयक पर, उसके बाद में हम केंद्र आधारित मॉडल पर भी बात कर लेंगे। बहुविषयक दल या जिसको हम लोग मल्टी डिस्पेंसरी करिकुलम मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भैया आपका विशेष शिक्षक हुआ, आपका मनोवैज्ञानिक हुआ, आपका भौतिक चिकित्सक हुआ, आपका वाक चिकित्सक हुआ, आपका व्यवसाय चिकित्सक हुआ, आपका समाज सेवी हुआ, बाल रोग विशेषज्ञ हुआ, नाक कान रोग विशेषज्ञ हुआ, नेत्र विशेषज्ञ हुआ, अस्थि विशेषज्ञ हुआ और साथ ही साथ अभिभावक हुआ। इतने लोग इस मॉडल में होते हैं जहां पर बच्चे को सभी प्रकार की, अब जब इतने लोग हो जाएंगे इस मॉडल के अनुसार, तो वहां पर बच्चे को सभी प्रकार की जो भी उसको आवश्यकताएं हैं, कोई भी जरूरत है बच्चे की, सारी जरूरतें, चाहे वो पुनर्वास की ही सेवाएं क्यों ना हो, हम सारी जरूरतें बच्चों को पूरा करा सकते हैं। इससे लाभ क्या होता है कि बच्चे को एक ही छत के नीचे उसके अनुसार, उसके कार्य के अनुसार सारी चीजें मिल जाती हैं। हानि क्या होती है भैया? सारी चीजें मिल तो रही हैं, लेकिन क्या इनका दाम बहुत बढ़कर है, दाम बहुत बड़ा है। अब हम बात करते हैं भैया केंद्र आधारित मॉडल के आपकी। तो केंद्र आधारित मॉडल में अस्पताल, चिकित्सालय, पुनर्वास केंद्र, इतनी चीजें शामिल होती हैं आपकी केंद्र आधारित मॉडल में। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो भी दिव्यांग बच्चा होगा उसको भौतिक चिकित्सा दी जा सकती है और जो भी सेवाएं हैं उनको प्रदान कराया जा सकता है। ठीक है, ये आपका केंद्र पर ले जाकर के बच्चे को, किसी भी सेंटर पर ले जाकर के बच्चे को शिक्षा देना, ये चीजें आपकी केंद्र आधारित मॉडल के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में आपका
अगर हम बात कर लें कि टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी प्रौद्योगिकी है, जो भी टेक्नोलॉजी है आपकी, वो किस प्रकार से रोल अदा करती है पाठ्यचर्या विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका, टेक्नोलॉजी की भूमिका। देखिए, टेक्नोलॉजी आप सभी को पता है, हम भी उपयोग करते हैं, आप भी उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है, जो भी शिक्षण सामग्रियां होती हैं, जो भी गतिविधि होती है, जो भी बच्चे को हम सिखाना चाहते हैं, जो भी कार्यकौशल हम बच्चे को कराना चाहते हैं, वो एक नई डिज़ाइन में उनको अनुकूलित करके बच्चों को पसंदीदा चीज़ें सिखा करके उनके शिक्षण अधिगम सामग्रियों को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अंतर्गत बच्चे को ई लर्निंग कराएंगे, बच्चे को वीडियोस दिखाएंगे, ऑडियोस सुनाएंगे, बच्चे के सामने व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे ऑनलाइन, जैसे कि हम आपके साथ कर रहे हैं। हम काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनका उपयोग करेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जाएंगी। अब हम बात करते हैं भैया टीचर की क्या भूमिका होती है, यानी कि एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो जब भी हम बात करते हैं कि एक शिक्षक यानी कि टीचर, तो कहोगे भैया शिक्षक की क्या भूमिका है। शिक्षक ही हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, बालक जो भी चीज़ें करता है, मैंने आपको बताया, चाहे वो उसकी कोई भी आयु हो, कोई भी योग्यता हो, कोई भी क्षमता हो, किसी भी स्तर का हो, चाहे वो प्राथमिक स्तर का हो, चाहे वो द्वितीयक स्तर का हो, शिक्षक चीज़ों को बनाता है और पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। सामग्रियां, पाठ्यक्रम में लचीलापन, पाठ्यक्रम परिवर्तनशील, जिसमें समाज, छात्र और शिक्षक सभी लोग प्रभावित हों, बच्चे का विकास हो सके, उसकी रुचियों का, योग्यताओं का बच्चा जल्दी से अपने स्तर तक पहुंच सके और आगे के स्तर जो हैं उसको आसानी से सिखाए जा सकें, चाहे वो मानसिक मंदित बच्चा हो तो, और चाहे वो सामान्य बच्चा हो। ठीक है, तो ये होता है आपका एक टीचर का रोल, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि पूछ दे पाठ्यक्रम बनाने में अध्यापक की भूमिका, तो आपको यही सब लिखना है और अपनी भाषा में अगर आप लिखते हो तो आपको याद भी रहता है और आप अच्छे से लिख भी सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं विशेष विद्यालय की। ठीक है, स्पेशल स्कूल यानी कि विशेष विद्यालय, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि भैया स्पेशल स्कूल क्या होता है। तो आप कहोगे भैया जहाँ पर विशेष पाठ्यक्रम होगा, उसको पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक होगा, विशेष शिक्षक के साथ में बच्चे को एक विशेष रणनीति के साथ में, विशेष चीजों के द्वारा, विशेष अनुकूलन करके, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, उनके कौशलों को, उनके सीखने के चरणों को, चाहे उनके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हों, चाहे उनके एकेडमिक चीज़ें हों, चाहे उनके खेल संबंधी क्रियाकलाप हों, चाहे वो भावनात्मक संबंधी, सामाजिक संबंधी क्रियाकलाप हो, चाहे उनकी विशेष जो व्यवसाय संबंधी क्रियाकलाप हों, तो इनसे संबंधित चीज़ें हम बच्चे को सिखाएंगे विशेष जगह पर। जो भी चीज़ें होंगी सब विशेष ही होंगी, चाहे उनकी आवश्यकताएं हो, चाहे स्कूल हो, चाहे पाठ्यक्रम हो, चाहे पढ़ाने वाला हो और चाहे पढ़ने वाले चीज़ें हों। समझ गए? कभी ना भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। समावेशी स्कूल, भैया समावेशी जब भी समावेशी विद्यालय की बात आएगी तो केवल एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? आपको बताना है कि
समावेशी विद्यालय जहां पर आपके सभी छात्र, चाहे वो किसी आयु के हों, किसी वर्ग के हों, सामान्य छात्र हों, विशेष आवश्यकता वाले छात्र हों, एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार शिक्षा को ग्रहण करेंगे। किसी भी निवास स्थान से आते हो, लेकिन कहां पढ़ेंगे? एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे। चीजों को कैसे अनुकूलित करके एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। कभी अगर लखनऊ आइएगा तो देखिएगा कि कैसे चीज़ों को तैयार किया गया है। जब भी समावेशी विद्यालय की बात आती है तो मुझे केवल एक ही यूनिवर्सिटी याद आती है, अपनी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। बहुत ही अच्छा वहाँ पर चीज़ों को डेवलप किया गया, और जो भी, चाहे वो श्रवण बाधित बच्चे हों, चाहे वो मानसिक बाधित बच्चे हों, चाहे वो दृष्टि बाधित बच्चे हों, चाहे सामान्य बच्चे हों, चाहे शारीरिक अक्षमता से ग्रसित बच्चे हों, सभी के लिए वहाँ पर शिक्षा उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको सपोर्ट दे करके, उनकी जो भी सामग्रियां हैं, अगर बच्चा ट्राईसाइकिल से भी जा रहा है तो भी वो तीसरी मंजिल तक अपनी ट्राईसाइकिल से जा सकता है, ऐसी रैंप की व्यवस्था। तो ये चीजें आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और याद रखिएगा हमेशा इन चीजों को। इसके बाद में हम बात कर लेते भैया कि आपकी परसेप्टिव टॉकिंग, यानी कि परिक्षेप्य कह सकते हैं कि बोलचाल, इसको किस प्रकार से कहेंगे? तो चाहे भैया आपका मानसिक मंदित बच्चा हो, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने इशारों के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, उनको क्षमता, उनकी जानकारी और क्षमता के अनुसार जो भी चीज़ें, जो भी व्यवहार समझाए जाते हैं, भविष्य के लिए वो क्या करेंगे, उनकी क्या रुचि है, किस प्रकार से वे पढ़ेंगे, किस प्रकार से उनका पता लगाया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी परसेप्टिव टॉकिंग के अनुसार आती हैं, यानी कि आपका परिक्षेप्य बोलने के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। इसके बाद में इसमें आपके सभी कार्यस्तर बच्चे के, उन पर ध्यान देना, लचीलापन, योजनाएं बनाना, उनके लिए संगठन तैयार करना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करना, उनकी समस्या का समाधान करना, ये सभी चीज़ें जो आती हैं आपकी इसके अंतर्गत आती हैं। बच्चा सामाजिक कौशल, ये सब चीज़ें किस प्रकार से करेगा, इसको आपको पढ़ना होगा। अच्छा, बच्चा स्वयं देखभाल कैसे करता है? हम बात करते हैं स्वयं देखभाल की, स्व देखभाल या स्वयं देखभाल, सेल्फ केयर। देखिए, बच्चा सेल्फ केयर जब कर पाता है, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो मानसिक मंदित बच्चा हो, चाहे वो ऑटिज्म बच्चा हो, चाहे वो सीपी बच्चा हो, ठीक है, यानी कि मस्तिष्क की पक्षाघात से ग्रसित बच्चा हो, कैसे अपने जीवन में स्वच्छता लाने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, नए नए कौशलों का विकास करने के लिए, भैया कैसे हम उनको दिनचर्या में जो भी चीज़ें हैं, चाहे उनकी चीज़ें हों, उनके कपड़े पहनने से लेकर के और उनके आने जाने से लेकर के, ये सभी चीज़ें, चाहे उनका नाखून काटना हो, चाहे उनके बाल बनाने हो, उनको रोज़गार दिलवाना हो, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपकी बच्चे के सेल्फ केयर के अंतर्गत आती हैं। और बच्चा इन चीज़ों को जब ही कर पाएगा जब उसको इन चीज़ों को सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सेल्फ केयर के अंतर्गत ये चीज़ें आपकी आती हैं। विजुअल तरीके से कैसे बच्चे को सिखाया जाएगा, वीडियोज़ के माध्यम से कैसे बच्चे को सिखाया जाएगा,
बच्चे को एकेडमिक चीज़ें, एकेडमिक आपके क्या आएगा, बच्चा पढ़ना कैसे सीखेगा, बच्चा लिखना कैसे सीखेगा, ठीक है, बच्चा गणित की चीज़ों को कैसे सीखेगा। तो ये सभी चीज़ें, चाहे वो पठन कौशल हो, चाहे वो लिखने का कौशल हो। देखियो, पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, बच्चा शब्दों को जानता हो, जो भी उसके शुरुआती शब्द हैं उनको जानता हो, बच्चा पाई मात्रा को जानता हो, उसका प्रवाह होना चाहिए पढ़ने के लिए, संदेश को समझने की क्षमता होनी चाहिए, कोड को समझने की क्षमता होनी चाहिए, वर्णमालाएं उसको पता होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो इंग्लिश की हो। अच्छा, लिखने के लिए जब भी लिखने की बात आती है, बच्चा कोई भी हो, सबसे पहले उसका जो सूक्ष्मगामक कौशल है, जिससे कि बच्चा अपनी पेन को पेंसिल को पकड़ेगा, वो ध्यान में रखते हैं। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, हाथ और आँख का समन्वय, ये कहते हैं कि बच्चे के पास होना चाहिए। फिर बच्चे को आगे जो भी शब्द हैं वो अगर पता है तो बच्चा लिख सकता है, या देख देख कर भी हम बच्चों को लिखा सकते हैं या पेंटिंग करा सकते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए बच्चे के पास। अच्छा, गणित का जब भी कौशल होता है, मैथ की जब भी बात आती है, तो भैया बच्चा प्लस की अवधारणा को, सबसे पहले तो बच्चा गिनती पता हो, बच्चे को गिनतियाँ पता हों, प्लस की अवधारणा, माइनस की अवधारणा, इन सभी चीज़ों को पता होना चाहिए। कम क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है, छोटे बड़े का ज्ञान होना चाहिए बच्चे को, तब जा कर के बच्चा कहीं गणित की अवधारणाओं को सीखता है, ठीक है। सेल्फ एडवोकेसी, अभी तक आपने सेल्फ क्या कहते हैं अपने कार्यों को पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे सेल्फ एडवोकेसी, यानी कि स्वयं वकालत या स्ववकालत, स्वयं वकालत या स्ववकालत। अब स्ववकालत क्या होती है, देखो नाम से ही भैया स्पष्ट है, स्ववकालत, बच्चा अपनी वकालत स्वयं से करेगा। कहने का मतलब कि जिन चीज़ों को एक व्यक्ति, एक बच्चा, देखिए बहुत बार क्या होता है कि हमें अपनी बात को रखने का जो तरीका है वो नहीं पता होता है, हम कैसे अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं वो नहीं पता होता है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं या बच्चों को कैसे हम सिखा सकते हैं, इसका ज्ञान हमें नहीं होता। तो स्ववकालत में क्या होता है कि जो भी वांछनीय लक्ष्य हैं, बातचीत कैसे करना है, दूसरों से तर्क कैसे करना है, दूसरों की बातों को कैसे समझना है, कैसे विश्वास का निर्माण करना है, कैसे हमें सफल बनना है, ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो स्ववकालत के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चाहे वो जागरूकता के स्तर की ही क्यों ना हो, आत्मसमर्थन के स्तर की क्यों ना हो, तो ये सभी चीज़ें आपकी स्ववकालत के अंतर्गत आती हैं। आगे हम देखते हैं, अगर भैया जितने भी आपके अनुच्छेद हों, चाहे वो अनुच्छेद 17 ही क्यों ना हो, अस्पृश्यता के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था, जो हमारे मानसिक मंदित बच्चे या जो ऐसे बच्चे होते थे जिनका किसी भी प्रकार से शारीरिक चीज़ें नहीं हैं, तो उनको क्या होता था, लोग छूते नहीं थे या उनको अछूत मानते थे। तो आर्टिकल 17 दिया गया, अनुच्छेद 23 आया बाल श्रम के लिए, 24 आया 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनका जो नियोजन है उस पर प्रतिषेध लगाया गया। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। 15 आया, किसी भी धर्म, जाति, लिंग, आत्म केंद्रित व्यक्ति है तो उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आपको बता दिया गया। अब बात होगी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए हम कैसे पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे। अभी तक आप लोगों ने केवल यही पढ़ा है, कैसे हम बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे, वही चीज़ें जो अभी तक आपने पढ़ी। कोई भी बौद्धिक अक्षम बच्चा होगा, ठीक है, उसकी जो पाठ्यचर्या है या पाठ्यक्रम है, उसका कैरिकुलम है, उसके स्तर के अनुसार, उस पर केंद्रित, उसकी आयु के अनुसार कैसे बच्चा अच्छे से सीख सके,
कैसे नियमित रूप से बच्चे को शिक्षा मिल सके, सामाजिक दक्षता उसको कैसे प्राप्त हो, कैसे बच्चा उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करे और कैसे आसपास की चीज़ों को लेकर के, चाहे वो पठन हो, चाहे वो लेखन हो, चाहे गणित हो, चाहे यात्रा हो, चाहे धन हो, चाहे उसकी दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हो, कैसे हम कौशलों को शामिल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और ऐसे ही हम बच्चों की पाठ्यक्रम का विकास कर लेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों की व्यक्तिगत कौशल की, बच्चों के व्यक्तिगत कौशल की, बच्चों के व्यक्तिगत कौशल की। व्यक्तिगत कौशल में आप सभी को पता है कि बच्चा खाना खाएगा, बच्चा पानी पिएगा, ठीक है। तो बच्चा जब खाना खाएगा तो उसको भूख को समझने का अवसर पता होना चाहिए, उसको भूख लगनी चाहिए। पानी पिएगा तो बच्चे को प्यास का पता होना चाहिए कि हमको प्यास कैसे लगती है और किस टाइम पे खाना खाया जाता है, कब पानी पिया जाता है, कैसे गिलास को पकड़ा जाता है और कैसे एक व्यक्तिगत तरीके से सामाजिक ढंग से खाने को खाया जाता है। कैसे विकास होगा, मान लीजिए बच्चे का अगर सूक्ष्मगामक कौशल सही नहीं है तो बच्चा कैसे गिलास को पकड़ेगा, कैसे हैंडल को पकड़ेगा, ये सभी चीज़ें बच्चे को पता होनी चाहिए। उसमें हमको बच्चे को अनुकूलन करना है, ठीक है। बच्चा सोच क्रिया कैसे करेगा भाई, व्यक्तिगत कौशल में ये भी तो चीज़ आती है। सोच क्रिया किस समय सोच क्रिया करेगा, स्कूल जाने से पहले, स्कूल जाने के बाद, सुबह उठने पर कब करेगा, कैसे पैंट उतारेगा, कैसे दरवाज़ा बंद करेगा, कैसे शौचालय में बिना झिझके हुए जाएगा, कैसे हैंडल लगाएगा दरवाजे का। ये सभी चीज़ें, साफ सफाई का भी ध्यान होना चाहिए सोच क्रिया के अंतर्गत। अच्छा, स्नान की अगर हम बात कर लें व्यक्तिगत कौशल में, तो भैया जब भी स्नान की बात आती है तो बच्चा कैसे मग को पकड़ेगा, कैसे नहाते समय जो भी उसको प्राइवेसी होनी चाहिए वो कैसे होगी, कपड़े कैसे उतारेगा, कपड़े कैसे पहनेगा, साबुन का उपयोग करेगा, कब करेगा, पानी कैसे डालेगा पीठ पर, कैसे अपनी उंगलियों को साफ करेगा, कैसे अपने शरीर को साफ करेगा, ये सभी चीज़ें। ब्रश करने के अंतर्गत आप सभी को पता है कि सबसे पहले किस समय बच्चा ब्रश करेगा, कितना ब्रश लगाएगा, कहाँ पर खड़े होकर के ब्रश करेगा, ब्रश की पेस्ट की शुरुआत कैसे करेगा, निगलेगा तो नहीं बच्चा, पानी कैसे लेगा, ये सभी चीजें। ड्रेसिंग कौशल, अब भैया बच्चा कपड़े कैसे पहनेगा अपने, हो सकता है कि वो बटन ना लगा पाता हो, रिबन ना खींच पाता हो अपने जूतों का, उसके लिए जरूरी आपको मैंने बताया सूक्ष्मगामक कौशल, क्योंकि ये काम हम उंगलियों से करते हैं। कैसे बटनों को खोलेगा, कैसे हुक का प्रयोग करेगा, कैसे चीज़ों को बांधेगा, ये सभी चीज़ें। ग्रूमिंग, कैसे अपने बालों को बनाएगा, खास करके लड़कियां, क्योंकि उनके बाल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। लड़कों के बाल मान लो एक बार हम छोटे करा देते हैं तो बाल बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लड़कियों के कैसे बाल बनाएंगे, ये सभी चीज़ें। सामाजिक कौशल, कैसे बच्चा विद्यालय जाएगा, पास पड़ोस में चीज़ों को करेगा, चाहे वो दूसरों के साथ कोई भी प्रतिक्रिया हो, नमस्ते, हाय, हेलो, बाय, टाटा, सभी चीज़ें कैसे करेगा। लाइफ स्किल, जीवन कौशल, जीवन कौशल के अंतर्गत बच्चे का गणित कौशल, भाषा कौशल, व्यवसायिक कौशल, गणित की चीज़ों को सीखेगा, भाषा कौशल को सीखेगा, व्यवसाय चीज़ों को सीखेगा, मनोरंजन की चीज़ों को करेगा। बच्चा जब 2 से 6 वर्ष का है तो हम पाठ्यक्रम कैसे बनाएंगे, इसको आप लोग थोड़ा पढ़ेंगे। बच्चा 6 से 9 वर्ष का है तो हम पाठ्यक्रम कैसे बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बच्चा 13 से 14 वर्ष का है तो पाठ्यक्रम उसको हम कैसे बनाएंगे, ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे हम रणनीतियाँ बनाएंगे और कैसे हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, यूडीएल, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे फंक्शनल तरीके से, अब मान लीजिए बच्चा पठन शिक्षण करेगा या बच्चा, हम जो लेखन की अगर बात कर लें तो भैया लेखन के लिए बच्चा पहले ट्रेसिंग करेगा, जिसको हम अनुरेखण बोलते हैं। मान लीजिए हमने टी ऐसे बना दिया तो बच्चा इसी पर ऐसे दोहराएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुरेखण।
इसके बाद में हम टी को डॉट डॉट में बना देंगे, तब बच्चा दोहराएगा, यानी कि ज्वाइन डॉट, बिंदु से बिंदु को मिलाना। अब हमने टी ऊपर बना दिया तो नीचे भी बच्चा टी बनाएगा। इसे क्या कहते हैं, बच्चा कॉपी कर रहा है, देख देख करके लिख रहा है। इसके बाद में हम कहेंगे भैया टी बनाओ, तो बच्चा टी बनाएगा, यानी कि बच्चे को याद हो गई है टी। तो अब ये चीज़ें जो थी वो लेखन कौशल के अंतर्गत आपकी आती हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। 4 चरण ये होते हैं आपके, अनुरेखण, बिंदु से बिंदु मिलाना, और आपका प्रतिलिपि बनाना यानी कि कॉपी करना, और चौथा आपका होता है स्मरण शक्ति से लिखना। गणित के कौशल क्या है, पाठ्यचर्या मूल्यांकन क्या है, ऐसे ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए करिकुलम कैसे बनाया जाएगा। अगर आपने बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए एक बार देख लिया है तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी आप अच्छे से चीज़ों को कर सकेंगे। दोस्तों गणित और जो भी पाठ्यक्रम 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए या प्राथमिक या इस स्तर पर आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और एक बार प्लीज़ सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। भैया अगर आप लोगों के लिए इतना सब कुछ हो रहा है तो आप लोग एक शेयर तो भाई बनता है, और नया चैनल है तो सब्सक्राइब भी आप लोगों के लिए बनता है, क्योंकि जब तक अपना एग्जाम ट्रिकी चैनल नहीं आ रहा है यूट्यूब से लौटकर, तब तक हम इसी पर आपको वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।